ऐसे ही इग्नोर। टेलर मेड सूट पहने हुए वो काफी अलग नजर आ रहा था, हर रोज की तरह नहीं जब वो अनन्या के साथ होता। उसका वो टेलर मेड सूट ब्लैक कलर का था, जो कि उसकी रॉयल्टी और उसकी क्लास को परफेक्टली शो करता था। संजय उस सूट में काफी रॉयल नजर आ रहा था, बिल्कुल एक राजा के जैसे। अगर कोई भी उसके सामने खड़ा होता तो जरूर उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देने लगता। साक्षी उसे घूरने लगी। उसकी गहरी आंखों को देखकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से वहां से जाने लगी। मिस्टर संजय, उसने जानबूझकर अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए रोती हुई आवाज में कहने लगी। संजय ने उसकी ओर नजर घुमाई और उसके पास में देखने लगा। उसने नोटिस किया कि वो स्वर्णा के घर से लौट रही थी। उसने अपनी नजरें साक्षी पर घुमाई और उसे देखने लगा। उसे समझ आया कि साक्षी के होठों पर चोट लगी थी। ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि मैडम अर्पिता की वजह से पूरे मूड में है। मेरी केयरलेस होकर उनकी मदद करने लगी। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुझ पर थप्पड़ जड़ दिया। साक्षी ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए संजय के कुछ सवाल करने से पहले ही उसे सारी बात बता दी। जब उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपना सिर संजय की ओर घुमाते हुए उसे अपनी चोट बताने लगी। साक्षी संजय को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रही थी कि स्वर्णा ने उस पर गुस्सा उतार दिया क्योंकि अर्पिता ने उसे नाराज कर दिया था। इस तरीके से ना ही वो सिर्फ अर्पिता को बुरी साबित कर सकती थी, बल्कि संजय की सिंपैथी भी पा सकती थी। भले ही साक्षी के पास अर्पिता जैसी खूबसूरती नहीं थी, लेकिन वो दिखने में बुरी भी नहीं थी। और तो और उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर कोई भी उसके लिए चिंता करने लग जाता, स्पेशली संजय जैसे रिस्पेक्टेड और पावरफुल इंसान उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर कब तक उसे नजरअंदाज करता। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो संजय की ओर देखने लगी और उसका कुछ कहने का इंतजार करने लगी, लेकिन आखिर में उसने साक्षी की ओर देखा और वो अपनी कार में चला गया। साक्षी सिर्फ उसे जाते हुए देख पा रही थी। उसमें उसकी आंखों में देखा तक नहीं, उसे उसके लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा था। साक्षी उस वक्त दंग रह गई थी। साक्षी उसके सामने से वो लग्जरी स्पोर्ट्स कार को जाते हुए देख रही थी और कितनी देर तक वो अपने ख्यालों में खोई रही। बॉस, हमें अभी अभी खबर लगी है कि महेश ने फिर से कंपनी में प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो ये कह रहा है कि आपने उन्हें अंकल के तौर पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। असिस्टेंट ड्राइव करते हुए केयरफुली संजय को रिपोर्ट करने लगा। संजय के दादा गुजर चुके थे। उनके जाने के समय संजय की दादी को पता चला कि उनका एक नाजायज बेटा भी है, जिसकी वजह से संजय की दादी को काफी दुख हुआ था। जाहिर सी बात थी कि महेश से जुड़ी हर बात को वो इग्नोर करना चाहती थी। उन्होंने संजय को महेश से जुड़ी हर बात को हैंडल करने के लिए कह दिया था। हालांकि महेश संजय का अंकल था और उससे बड़ा होने के नाते उसे लोग जरूर मानते थे। संजय ना ही उन्हें मार सकता था, ना ही उन्हें डांट सकता था, और तो और उसके दादा की वसीयत की वजह से उसे इस घटिया इंसान के लिए सब कुछ करना भी पड़ता था। महेश संजय को नीचा दिखाने के लिए और उसे मित्तल कंपनी से बाहर करने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढते ही रहता था। उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए छोटी सी छोटी बात को भी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि संजय के असिस्टेंट का भी मन करता था कि ये सब सुनने के बाद वो महेश के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दे। इस बार बात क्या है? हल्का सा मुड़कर संजय ने डॉक्यूमेंट साइन करते हुए कहा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन वही था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महेश ने कहा है कि उसे मित्तल फैमिली में आए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन मित्तल फैमिली ने उसका वेलकम करने के लिए एक छोटी सी पार्टी तक नहीं रखी। उसने सजेस्ट किया है कि दादी माँ के 70वें बर्थडे पर हम एक ग्रैंड पार्टी रखें, जिससे कि सबको ये पता चल सके कि वो उस घर का बेटा है। असिस्टेंट अपने चेहरे पर आई पसीने को पोंछते हुए कहने लगा। मित्तल फैमिली के नाजायज बेटे ने दादी माँ के 70वें बर्थडे पर उसका इंट्रोडक्शन करवाने की बात कही थी। इस बात से दादी माँ को काफी दुख होता। क्या ये उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं था? संजय शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। कार का माहौल अचानक से शांत हो गया। संजय कहने लगा, उसे सपने देखने दो।
बॉस, लेकिन दादी माँ ने इसके लिए हाँ कह दी है। असिस्टेंट हिम्मत जुटाकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए संजय से कहने लगा। क्या कहा तुमने? संजय की आंखें हैरानी से भर गई। उसके दादा दादी एक दूसरे के सब कुछ थे। इतने साल तक खुशी से रहते हुए आए थे और उन्हें मित्तल फैमिली का आइडियल कपल माना जाता था। हालांकि महेश के आने से ये आइडियल कपल टूट सा गया था। संजय के दादा के गुजर जाने के बाद उसकी दादी को इस टूटे हुए रिलेशनशिप के साथ सब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। संजय के दादा के नाजायज बेटे के सामने होने से उन्हें हमेशा अपने टूटे हुए रिश्ते की याद आती, साथ ही अपने पति के दिए हुए धोखे की भी। अब उन्हें अपने बर्थडे पर महेश को सबके सामने इंट्रोड्यूस करना होगा। वो कैसे कर पाएंगे? आई ऑब्जेक्ट। संजय ने जैसे ही ये कहा, उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की ओर देखा और उसे उठाया। दादी माँ, तुम्हारी आवाज सुनकर पता चल रहा है कि तुम्हें महेश के बारे में सब कुछ पता चल गया है। दादी माँ हंसते हुए बोली। उनकी हंसी भरी आवाज ने कार के सीरियस माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बना दिया। मैं इस मामले का ध्यान रख लूंगा। आपको किसी की भी वजह से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, संजय कहने लगा। संजय, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। अभी तुम्हारी दादी जिंदा है और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे बारे में सोचकर नहीं किया है। मुझे अच्छे से पता है कि बर्थडे पार्टी पर क्या करना है। जब तक मैं अपनी सांसें ले रही हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। दादी माँ अपनी बातों से बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी। दादी माँ गहरी सांस लेते हुए बोली, इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो ध्यान आता है कि मैं 70 साल की हो गई हूँ। मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरी बहू को छोड़कर। तो तुम मुझे बर्थडे पर मेरी बहू क्यों नहीं ला कर देते? और दादी माँ फिर से शुरू हो गई। ये उनकी 70वें बर्थडे की विश नहीं थी, ये तो उनकी हमेशा से ही इच्छा थी कि संजय की शादी हो जाए। दादी माँ, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। बेटा, इतनी जल्दी फोन मत रखो। मैंने बहुत सोचा और अर्पिता इतनी बुरी भी नहीं है। इससे पहले कि दादी माँ अपनी बात खत्म कर पाती, संजय ने अपना फोन अपने असिस्टेंट को देते हुए वो कार से बाहर निकल गया। बॉस, मित्तल हाउस। बिना स्वर्णा के कुछ मुसीबत लाई खड़ी किए बिना अर्पिता आराम से अपना दिन गुजार सकती थी। अनन्या को सुलाने के बाद उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वो फाइनली अपने रूम में पहुंची। बाहर काफी अंधेरा था। वो अपने बेड पर सोने के लिए लेट आई थी कि उसके पेट से आवाज आने लगी। उसे याद आया कि अनन्या को खाना खिलाने के चक्कर में उसने अपने खाने पर तो ध्यान ही नहीं दिया और वो ज्यादा खा भी नहीं पाई। भूख लगने की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटी रही, लेकिन फिर इरिटेट होकर वो अपने बेड से उठ गई। वो अपने कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में पहुंची। लिविंग रूम में काफी अंधेरा था। बहुत रात हो चुकी थी और विला में सब लोग सो चुके थे। अर्पिता लिविंग रूम में सावधानी पूर्वक आराम से चलने लगी। जब वो किचन में पहुंची, उसने फ्रिज में से कुछ सामान निकालकर खुद के लिए नूडल्स बनाना शुरू किया। दूसरे रूम में ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से संजय इस रात गए ऑफिस से घर लौट रहा था। थका हुआ संजय अपने माथे को पकड़कर सहलाने लगा। उसने अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करते हुए उसे भी जाने के लिए कहा। वो अपने घर में बिना किसी को परेशान किए चले गया। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि किचन की लाइट शुरू थी और वहाँ से किसी के गाने की भी आवाज आ रही थी।